हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। इट इज़ योर यूनिट नंबर 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स यहाँ पर ये एक बाईफेजिक एरो दिखाई हुई है मैंने आपको कि दोनों डायरेक्शन में हो सकती है रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट हो सकती है केमिकल में और केमिकल भी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ से लेते हैं। आप सब अभी ये जो वीडियो है ये आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में देख रहे होंगे। तो एक्चुअल में वहाँ पर भी क्या हो रही है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, वहाँ भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है। जब आप अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा रहे हैं उस टाइम क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है और वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। बैटरी के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं। तो उस चार्जिंग के टाइम पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन जब आप उसको चार्जर से हटाकर अभी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा है, वहाँ पर जो बैटरी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है केमिकल्स की फॉर्म में, वो यूज़ हो रही है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट कर रही है। वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो चलिए देखते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं इस इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री को या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो शायद अभी आपकी शक्ल कुछ इस तरीके की होगी, लेकिन मुझे लगता है इसकी एप्लीकेशन देखने के बाद शायद आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनेगा और कुछ इस तरीके से आप हो सकते हैं। चलिए ये देखिए, ये कुछ मेरी ड्रीम टेबल जैसा लग रहा है। यहाँ पर लैपटॉप है और इस जगह पर अगर आप देखें तो मैं हेडफोन्स हैं, दो दो सेल फोन्स है, टैब्स है, कैलकुलेटर है, स्पीकर है, जो ब्लूटूथ वाला हेडफोन है, स्पेशली यहाँ पे वॉच भी है। और आप ये देख लीजिए पूरा ग्राफिक पैड है। तो देखें तो यहाँ पर पूरा ये जो टेबल है फुल ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है। लेकिन इन पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के अंदर आप सोच सकते हैं क्या चीज़ कॉमन है। ये सारे के सारे गैजेट्स सेल या फिर हम बोल सकते हैं बैटरी से चलते हैं। या घड़ी है, ये तो सेल से ही चलती है। बाकी जो बच गए बैटरी क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सबके अंदर बैटरी यूज़ होती है। बैटरी डिस हो गई, दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। बेशक आपका टैब हो, आपका सेलफोन हो, आपका ये स्पीकर हो या फिर ग्राफिक पैड ही क्यों ना हो। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ये सारे के सारे यूज़ कर रहे हैं केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और उनका इंटर कन्वर्जन करते हुए हमारी डेली लाइफ को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसके अलावा और कहाँ कहाँ देख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ आपके चारों तरफ ही नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके अंदर भी है। ये देखिए, तो क्या आपको लग रहा है ये कुछ जाना पहचाना सा डायग्राम, शायद बचपन में आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा। न्यूरॉन क्या होता है, आपके नर्वस सिस्टम का सेल होता है, बेसिक सेल, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। जो इतने भी सिग्नल्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने आपके ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, न्यूरॉन पहुंचाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, ये पूरा मैकेनिज्म है कि किस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, कुछ आयंस होते हैं, उनकी मूवमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो अच्छी बात यह है कि आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये लर्न नहीं करना है, बस आपको सिर्फ एप्लीकेशन दिखा रही हूँ मैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। इस डायग्राम से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए, ये देखिए सेम वही न्यूरॉन है। वहाँ पर आपको न्यूरॉन थोड़ा सा मुझे नहीं लगता ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए, ये वाला न्यूरॉन आपने पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा था, जिसके अंदर ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है। तो एक सेल का जो डेंड्राइट है दूसरे वाले सेल के यहाँ पर नर्व एंडिंग के साथ कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो कनेक्शन है जिसको हम क्या बोल देते हैं, साइनेप्सिस बोल देते हैं। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, इस नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन है, यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं, आयंस है, जैसे कि हमने देखा था कैल्शियम आयंस है, ये हेल्प कर रहे हैं फॉर द कंडक्शन। तो वहाँ पे भी जो आयंस की मूवमेंट है, केमिकल्स की मूवमेंट है, एनर्जी की ट्रांसफर हो रहा है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही तो पार्ट है। तो आपके अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो रही है। अगर आप ये देखें तो इसको मेरे ख्याल से अभी आप समझ सकते हैं कि ये भैंस की बेल टाइप की लग रही है, लेकिन आपको इसका एप्लीकेशन ये नहीं देखना कि आप इसे क्या बांधने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये आयरन की है और ये जंग लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे रस्टिंग हो रखी है। तो रस्टिंग के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व है, ये होगा हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल ही गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके अंदर भी है और बाहर भी है, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, तो
तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम दो टाइप के सेल पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होगा, केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इट विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो इनका फंक्शन बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। तो यहीं से आपके दिमाग में एक सवाल बन सकता है, क्या एक ही सेल इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों की तरह यूज में आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। और बेस्ट एग्जांपल आपका सेल फोन है। जब आप चार्ज कर रहे हैं तो उस टाइम क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क कर रहा है, और जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह यूज़ कर रहा है। आपकी इन्वर्टर की बैटरीज भी दूसरा एग्जाम्पल है। चलिए, तो मेरे ख्याल से अब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतनी फॉरेन टर्म नहीं लग रही होगी। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम जानते हैं। तो ये लीजिए थोड़ी सी और एडवांस डेफिनेशन। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो जब हम बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज ही तो होगा। और जब बात आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की तो वहाँ पर होती है एक रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये डायग्राम भी आपका जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको, जहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या रखी है, यहाँ पे आयरन नेल रखी है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा है जो कि ब्लू कलर का है। ये एक्सपेरिमेंट आपने 10th क्लास में किया भी होगा। तो कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन का कलर है वो फेड होने लगता है और जो आयरन नेल है वो डिजोल्व होती चली जा रही है। अगर इसको आप केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में देखना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पर आयरन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है FeSO4 के अंदर। मीन्स ये जो आयरन था, ये प्योर आयरन था, वो सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो रहा है। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था, जिसकी वजह से ब्लू कलर था, वहाँ से कॉपर निकल रहा है और वो वहाँ पर नीचे ये देखिए दिख रहा होगा आपको प्रेसिपिटेशन यहाँ पर येलोइश कलर का। तो यहाँ पर ये क्या है, कॉपर का डिपोजिशन हो गया प्योर मेटल का। तो इससे आप पता लगा ही सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के अंदर दोनों चीज़ें हो रही है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। देखिए, आयरन है और वो कन्वर्ट हो रहा है FeSO4 के अंदर। तो आयरन यहाँ पर न्यूट्रल स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर FeSO4 के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जहाँ पर होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। बात कर लेते हैं हम कॉपर सल्फेट की भी। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर इट इज़ 2+। यहाँ पर 2+ है। और अगर आप कॉपर के अंदर बात करें तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। और अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, इसका मतलब क्या है, 2 से 0 क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। तो ये जो आपको बहुत इजी सी रिएक्शन दिख रही है ये वाली, इसके अंदर दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। चलिए, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। हम अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जाकर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बता ही चुके हैं, इट इज़ अ सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये है आपका एक सिंपलेस्ट मेथड, या फिर हम कहेंगे सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। जिसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कंपार्टमेंट है, इसको हम एनोड भी बोल रहे हैं, यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे जिंक है 0 से Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ऑक्सीडेशन विच ऑलवेज अकर एट एनोड। और जब जिंक ने, जो प्योर जिंक मेटल था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से जाएंगे इस डायरेक्शन के अंदर टुवर्ड्स द कैथोड। और यहाँ से जो जिंक प्योर मेटल था वो डिजोल्व होता चला जाएगा और सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, जिंक Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर कैथोड की रिएक्शन की बात करें तो कैथोड के अंदर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन, जो Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये सॉल्यूशन के अंदर है। ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है, उनको लेंगे और प्योर कॉपर मेटल की फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे।
तो ये जो मैंने आपको सिंपल जो रिप्रेजेंटेशन की है इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, वोल्टिक सेल भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिखाया गया है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ड्रॉ इलेक्ट्रॉन इनटू सेल फ्रॉम कैथोड फिर रिडक्शन अकर्स। तो ये आपका सिंपलेस्ट एग्जांपल हो गया गैल्वेनिक सेल का। तो हमने क्या कंक्लूड किया इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है यहाँ पर ये वाला, इसके अंदर हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, छोड़ दिया अपने सेल से, इस साइड से चला गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का और उसने बहुत सारे जिंक आयन प्रोड्यूस कर दिए हैं और इसीलिए Zn किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव आयन में। अगर हम बात करें यहाँ पर कैथोड की, जिसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे पॉजिटिव है, एनोड के ऊपर नेगेटिव है। तो अब कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया कॉपर मेटल के अंदर। तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया कॉपर आयन का एंड लीव्स एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन। हमने कहा था कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन थे उन्होंने यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए उनको गेन किया और इधर डिपॉजिट हो गया। तो जो सॉल्यूशन के अंदर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ सल्फेट आयन ही तो बच गया। इसीलिए यहाँ पर जो रिडक्शन हाफ सेल वाला बीकर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सल्फेट आयन बच जाएंगे। अब जो येलो कलर का आपको ये जो यूट्यूब दिख रही है ये क्या है, तो ये वो यूट्यूब नहीं है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो है इसका क्या फंक्शन होता है, ये बिल्कुल नई चीज़ है। देखते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो salt bridge, it is a U-shaped tube containing concentrated solution of an inert electrolyte like KCl, potassium nitrate, etc. in agar-agar jelly और gelatin। मतलब क्या है, जो यू शेप्ड आपको ट्यूब नजर आ रही थी इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका रिएक्शन करने से कोई मतलब नहीं होता। इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट भरा हो सकता है। और यहाँ पर क्या होती है, एक जेली डाली जाती है। ऐसा नहीं कि सिंपल उस ट्यूब को लिया और सॉल्ट डाल दिया, नहीं, पहले एक जेली डाली जाती है, उसके अंदर ये जो सॉल्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करवाया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक सेल को यूज़ में लाया जा सके। और ये जो जेली है, अगर जेली हम बोल रहे हैं, ये बोल दो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर ये जो जेली है सी वीड से डेराइव की जाती है, समुद्री वीड होती है वहाँ से निकाल सकते हैं। और इसका फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको कंप्लीट करता है और सर्किट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पर जिंक जो है तो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन। और यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कॉपर आयन्स प्रेजेंट थे वो सारे के सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सल्फेट आयन बच जाएगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं इस वाले चैम्बर की, तो यहाँ पर तो बहुत सारे क्या आ गए हैं, जिंक आयन हैं, Zn2 पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट है, Zn2 पॉजिटिव्स। और यहाँ पर प्रेजेंट है सल्फेट आयन। अब सल्फेट आयन है यहाँ पे, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 नेगेटिव होता है। और जब 2 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जब इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये जो सल्फेट आयन है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है। तो सल्फेट आयन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो ये रिएक्शन होने ही नहीं देगा, यानी रिएक्शन के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। मोर ओवर अगर आप जिंक की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे थे और जिंक जो मेटल है वो डिजोल्व हो रहा था। लेकिन क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी, बहुत ज़्यादा जिंक आयन जब इधर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर क्यों जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे जिंक आयन की तरफ। तो फिर ये जो प्रॉब्लम थी कि भाई ये Zn2 पॉजिटिव आयन है, ये तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हिंडर कर रहे हैं, फिर हम रोक रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इन Zn2 पॉजिटिव आयन का कुछ इलाज करना पड़ेगा और यहाँ पर इन सल्फेट आयन का कुछ इलाज करना पड़ेगा, वरना ये रिएक्शन तो होने नहीं देंगे। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज यहाँ से, जैसे कि आपने यहाँ पे KCl डाला था तो पोटेशियम क्लोराइड के अंदर से जो क्लोरीन था, क्लोरीन पोटेशियम क्लोराइड से वो इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा और ZnCl2 बना लेगा। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर जो K पॉजिटिव आयन था वो K पॉजिटिव आयन यहाँ पर आ जाएगा और
सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा पोटेशियम सल्फेट। अब जब सल्फेट आयन न्यूट्रलाइज हो गया है तो वो तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट हो रही थी अब उसको नहीं रोकेगा। अब उसको क्या मतलब है, उसको अपना काउंटर आयन चाहिए था, वो पोटेशियम आयन उसे मिल गया है, इसीलिए पूरे सर्किट की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन हो गई। अब ये सेल इजीली वर्क कर सकता है, काफ़ी लंबे समय तक वर्क कर सकता है। दूसरा काम क्या करता है, ये पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है। कैसे, आपको पता है जो सर्किट होता है वो पूरा क्या होता है, क्लोज सर्किट होना चाहिए। अगर आप यहाँ से बात करें तो ये सर्किट स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है और कंप्लीट हो रहा है क्या ये क्लोज सर्किट होगा अगर ये सोल्ट ब्रिज नहीं होगा तो मेरे ख्याल से आपको दोनों फंक्शन समझ में आ ही गए होंगे। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी से देख लेते हैं आज आपने क्या सीखा। आज हमने देखा कि एनोड जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे आप हमेशा याद रखेंगे। अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड के जो है ये आपका राइट हैंड साइड का बीकर होता है, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और ये करता है रिडक्शन, और यहाँ पर होता है रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट विल हैपन इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, जल्दी से जल्दी बताइए कि यहाँ पर अगर आप सॉल्ट ब्रिज को निकाल देंगे तो क्या सेल वर्क करेगा, और अगर सेल वर्क करता है तो कैसे करेगा, कितनी देर करेगा, और नहीं करता तो क्यों नहीं करता, इसका रीज़न जल्दी से बताइए।